नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 6 सितंबर के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। आज के विषयों पर चर्चा करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि हमारे द्वारा एनसीईआरटी फंडामेंटल का कोर्स हमारे बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप पर शुरू किया गया है। यह 3 महीने का निःशुल्क कोर्स है और आप सभी इस कोर्स का लाभ उठा सकते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो वो जल्द से जल्द इस ऐप को डाउनलोड कर लें। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। आइए अब आज के सत्र के विषयों पर चर्चा कर लेते हैं। आज के इस सत्र में हम सबसे पहले गर्बाचेव, माइक्रो इकोनॉमिक्स और गांधी, इस आधार पर जो न्यूज़ आया है उसको समझने का प्रयास करेंगे। भारत पाकिस्तान शांति वार्ता को लेकर के जो न्यूज़ आया है उसको हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। सार्वजनिक शिक्षा का वित्त पोषण क्यों जरूरी है, इसको आधार बना करके जो एडिटोरियल आया है उसको भी हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। और 3 पॉइंट सीट बेल्ट, इसको समझाने का प्रयास किया गया है कि क्यों यह यात्रियों के लिए जरूरी है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। और सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के पेज नंबर 8 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है गर्बाचेव, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड गांधी। और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध और समान अध्ययन 3 अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है ये। और यहाँ पर इस एडिटोरियल के माध्यम से लेखक के द्वारा ये समझाने का प्रयास किया गया है कि अगर हम देखें तो भारत के लिए भी जो मुक्त व्यापार है, वित्तीय स्वतंत्रता है, या फिर जिस निजीकरण की हम लोग बात करते हैं उससे भारत के नागरिकों की जो दिक्कतें हैं वह कम नहीं होने वाली हैं। तो यहाँ पर जरूर गर्बाचेव को लेकर के चर्चा किया गया है, लेकिन यहाँ पर एक इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात की चर्चा की गई है कि किस तरीके से उनके राष्ट्रपति के पद से हटने के बाद रूस के द्वारा गलत आर्थिक नीतियों को अपनाया गया। और आज जिस तरीके से रूस की स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं मुक्त व्यापार और निजीकरण का भी योगदान है और इससे भारत को सीख लेने की आवश्यकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गर्बाचेव 1985 से लेकर के 1991 तक रूस के राष्ट्रपति के रूप में काम कर चुके थे, जिनका कि निधन पिछले सप्ताह ही हो गया है। और यहाँ पर यह कहा जाता है कि गर्बाचेव ने साम्यवाद यानी कि कम्युनिज्म और पूंजीवाद यानी कि कैपिटलिज्म के बीच जो वैचारिक संघर्ष था उसको समाप्त करने में, नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नेटो और सोवियत संघ के बीच में जो शीत युद्ध था उसको समाप्त करने में अपनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। तो आप सभी को जो गर्बाचेव का योगदान है रूस की राजनीति में उसको आपको सभी को ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह बताने का प्रयास किया गया है कि उनके कार्यकाल के समय जब रूस का विघटन हुआ और जब वो राष्ट्रपति पद से हटे उसके बाद जिस तरीके से रूस के आने वाले नेताओं ने, शासकों ने जो आर्थिक नीतियों को अपनाया उसके कारण रूस अभी भी इसके दुष्परिणाम से निकल नहीं पाया है। यहाँ पर आज जो रूस की स्थिति है उसको समझाने का प्रयास किया गया है। जैसे यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर हम आज देखते हैं तो रूस के आसपास जो नाटो का विस्तार है वो बहुत ही तेजी से हो रहा है। आप सभी जानते हैं कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे के साथ युद्ध कर रहे हैं और यहाँ पर नेटो जो है इसका भरपूर फायदा उठा रहा है रूस को घेरने के लिए। उसी तरीके से यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर हम आज के समय में देखें तो व्लादिमीर पुतिन एक तरीके से अधिनायकवाद जो है रूस में स्थापित कर चुके हैं। इसके अलावा अगर हम वहाँ की अर्थव्यवस्था को देखें तो वहाँ की अर्थव्यवस्था का भी बहुत ही बुरा हाल है। यहाँ पर इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है कि जो गर्बाचेव थे वो ये चाहते थे कि रूस जो है अपने विघटन के बाद भारतीय मॉडल को अपनाए, यानी कि रूस भी जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाए। और इसीलिए गर्बाचेव ने इस पर सलाह के लिए राजीव गांधी से भी संपर्क किया था। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि भारत की सरकार के द्वारा 1989 में भारतीय व्यापार जगत के कुछ लोगों की एक छोटी टीम बनाई गई थी जिसने मॉस्को और रीगा की यात्रा की थी और वहां पर उन्होंने
सोवियत संघ के विज्ञान अकादमी में भारतीय मॉडल को समझाने का प्रयास किया था, यानी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है जिसे हम बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, वो क्या है उसको वहां पर समझाने का प्रयास किया था। क्योंकि गोर्बाचेव ये चाहते थे कि आगे चल करके जो रूस है वो भारतीय मॉडल को अपनाए, खास करके अर्थव्यवस्था में। लेकिन जिस तरीके से 90 के दशक में आप सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में जो ग्लोबलाइजेशन है या फिर जो प्राइवेटाइजेशन है, यानी कि अपनी अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने का जो एक चलन था वो काफी जोर पकड़ चुका था। और रूस ने भी अमेरिकी मॉडल को अपनाया, उसने भी जो है अपने देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से खोलने का काम किया। और यहां पर जो अमेरिकी मॉडल है उसको आगे बढ़ाने का काम विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने भी किया था। आप सभी जानते हैं कि भारत ने भी इसी दौर में अपनी अर्थव्यवस्था को ओपन किया था, निजीकरण का सहारा लिया गया, एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में आप सभी पढ़ते हैं। तो यहां पर भारत पर भी इसका असर पड़ा था। लेकिन रूस ने जो है अपनी अर्थव्यवस्था को आनन फानन में विदेशी व्यापार और वित्त के लिए खोला, जिसका असर जो है अभी तक रूस पर दिखता है। तो यहां पर इस बात को समझाने का प्रयास किया गया है कि जो गोर्बाचेव थे वह इस बात के विरोधी थे कि रूस की अर्थव्यवस्था को एकदम से खोल दिया जाए, बल्कि वह जो भारतीय मॉडल है मिश्रित अर्थव्यवस्था का, उसको जो है अपने देश में अपनाना चाहते थे। अब यहां पर इस बात को समझाने के लिए कि जिस तरीके से रूस ने अपनी इकोनॉमी को खोला, ओपन किया, वह जो है रूस के लिए ठीक साबित नहीं हुआ, यहां पर जीवन प्रत्याशा का एग्जाम्पल लिया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो जीवन प्रत्याशा यानी कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, उसको ये माना जाता है कि अगर किसी देश के लोगों की जीवन प्रत्याशा यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी अधिक होती है तो वह देश बहुत ही तेजी से विकास कर रहा है। आज के जमाने में हम लोग ये मानते हैं और ये सही भी है। मान लीजिए अगर आपके देश में नागरिकों में कुपोषण नहीं है, उस देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियां अच्छी तरीके से काम कर रही हैं, समाज में हिंसा कम है, तो एक औसत व्यक्ति जो है वह अधिक समय तक जीवित रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस देश में शांति है, सुख है, वहां के लोगों की जो जीवन प्रत्याशा यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ज्यादा होती है। लेकिन अगर हम इसे जो है इकोनॉमी से जोड़ करके देखें तो यहां पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय देशों की इकोनॉमी से इसकी तुलना करते हैं तो यहां पर यह पता चलता है कि जो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद है वह जो है जीवन प्रत्याशा को बढ़ाने के लिए अपर्याप्त है। और यहां पर एग्जाम्पल देकर के इसको समझाने का प्रयास किया गया है। यहां पर यह कहा गया है कि बहुत सारे ऐसे देश जिनकी जो आय है वो काफी कम है, लेकिन उनकी जो जीवन प्रत्याशा है वो यूएस से काफी बेहतर है। जैसे यहां पर क्यूबा का एग्जाम्पल दिया गया। यहां पर यह कहा गया कि जीवन प्रत्याशा के मामले में जो क्यूबा है वह यूएस से एक स्थान ऊपर है, लेकिन अगर हम वहां की प्रति व्यक्ति आय को देखते हैं तो वह यूएस के आय का केवल 14% ही है। इसलिए यह कहना कि जिस देश में जीडीपी का ग्रोथ बहुत ही ज्यादा है, जिस देश का प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है, सिर्फ वहीं पर ही जीवन प्रत्याशा अधिक होगी, ये जो है गलत अवधारणा है। और यहां पर क्यूबा का एग्जाम्पल देकर के इसको समझाने का प्रयास किया गया है। यहां पर जिस तरीके से 1991 से लेकर के 1994 तक रूस में जो वहां की अर्थव्यवस्था में सुधार किए गए, उसके जो प्रभाव है उसकी भी चर्चा की गई है। जीवन प्रत्याशा को आधार बना करके यहां पर यह बताया गया है कि जो सुधार 1991 से 1994 के बीच में किए गए थे, जिन्हें हम बोलते हैं पूंजीवादी सुधार, उसके कारण रूस की जो जीवन प्रत्याशा है वह 64 ईयर से घट करके 57 ईयर हो गई थी। और यह कहा जाता है कि रूस के लगभग 10 मिलियन जो लोग हैं, जो कि रूस की आबादी का 6.7% है, वे जो है रूस से गायब हो गए। और इसके पीछे का कारण क्या था? इसके पीछे कारण था कि जिस तरीके से वहां पर अर्थव्यवस्था को खोला गया, निजीकरण का सहारा लिया गया और जिस तरीके से वहां पर सामाजिक सुरक्षा जाल का विघटन हुआ, उसके कारण वहां के जो युवा थे वे बहुत ही ज्यादा आत्महत्या करने लगे। उनके पास
बेरोजगारी की समस्या थी, उनके पास कोई काम नहीं था, जिसके कारण वह शराब के नशे में डूबे रहते थे। निराशा और बेरोजगारी के कारण बहुत सारे युवाओं ने आत्महत्या की थी और इन सभी के पीछे वहां की अर्थव्यवस्था का बहुत ही बड़ा हाथ है। तो यहां पर इस बात को समझाने का प्रयास किया गया है कि 1990 के बाद जिस तरीके से रूस में वहां की अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी बदलाव किए गए बिना सोचे समझे, उसका खामियाजा तो है आज तक रूस को भुगतना पड़ रहा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए यहां पर लेखक के द्वारा जो गांधीयन फिलॉसफी है अर्थशास्त्र को लेकर के, आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी सहकारी शासन के मॉडल के समर्थक थे। उनके द्वारा यह कहा गया था कि हमें जो है कुटीर उद्योगों पर, स्मॉल इंडस्ट्री पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे कि लोगों को, खास करके जो गरीब लोग हैं, उन्हें जो है जॉब मिले, उनकी आय में बढ़ोतरी हो, जिससे कि देश का सही विकास होता है। इसी तरीके से गोर्बाचेव का भी ये मानना था कि रूस के आम नागरिकों को हमें सशक्त बनाना है। हमें यह करना है कि जो रूस के थोड़े मोड़े जो बड़े लोग हैं, जो शक्तिशाली लोग हैं, वे जो हैं रूस के आम नागरिक का उत्पीड़न ना करें, जैसा कि हमारे देश में भी होता है। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में भी कुछ लोग बहुत ही ज्यादा अमीर हैं, लेकिन अगर हम बड़ी आबादी को देखें तो वो अभी भी गरीबी रेखा से नीचे जी रहा है। और इसी बात को यहां पर समझाने का प्रयास किया गया है कि जिस तरीके से 1990 के बाद रूस में बिना सोचे समझे वहां की अर्थव्यवस्था को खोला गया, पूंजीवाद की तरफ बढ़ा गया, उसके कारण रूस को बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा और वही हाल भारत का भी है। और इसी को आधार बनाकर के यहां पर लेखक का यह कहना है कि अगर भारत को भी अपने जो गरीब हैं उनकी दशा को सुधारना है, उनकी स्थिति को सुधारना है, तो हमें जो महात्मा गांधी का एक अर्थशास्त्र को लेकर के मॉडल था, यानी कि जो वो बात करते थे कि सहकारी संस्थाओं को हमें बढ़ाना चाहिए, हमें छोटे उद्योगों पर, कुटीर उद्योगों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, हमें उनके मॉडल को अपने देश में लागू करना होगा। आप सभी जानते हैं कि सहकारी समितियों के ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि हमारे देश में बहुत ही सफल हुए हैं, जिनके कारण हमारे देश के लोगों का जो जीवन स्तर है वह सुधरा है। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मिल्क प्रोडक्शन का। तो यहां पर जो इसका सार है, समरी है, उसको समझने की आवश्यकता है। बहुत सारी बातें यहां पर लिखी गई हैं, लेकिन जिस तरीके से लेखक ने गोर्बाचेव का जो सोच था उसको जो है गांधीयन इथिकल इकोनॉमिक्स से जोड़ने का प्रयास किया है। और इसको समझाने के लिए उन्होंने जो रूस की आज स्थिति है, जो वहां की अर्थव्यवस्था की आज स्थिति है, उसका सहारा लिया है। तो काफी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 8 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है द डिफिकल्ट पाथ टू इंडिया पाकिस्तान पीस, और ये टॉपिक सम्मान अध्ययन 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है। यहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो शांति वार्ता है उसको लेकर के चर्चा किया गया है। आप सभी को पता होगा कि जब वहां पर यानी कि पाकिस्तान में सत्ता का बदलाव हुआ तो ये खबरें आई कि भारत और पाकिस्तान बैकडोर से चर्चा कर रहे हैं। और यहां पर यही बताया गया कि जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख हैं उन्होंने भी भारत के साथ बैक चैनल वार्ता का समर्थन किया है और उन्होंने जो सीमित व्यापार बहाली है उसका भी समर्थन किया है। तो इस तरह की न्यूज यहां पर हमें देखने को और सुनने को मिले थे। खास करके यहां पर यह कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अभी लड़खड़ाई हुई है, वहां पर नकदी की तंगी है, इसको देखते हुए वहां की जो सरकार है वो भारत के साथ जो व्यापार संबंध है उसको फिर से खोलने पर राजी हो रहा है। और जिस तरीके से पाकिस्तान में अभी बाढ़ का प्रभाव देखने को मिल रहा है, वहां पर खाद्य आपूर्ति की कमी हुई है, तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने यह कहा था कि पाकिस्तान भारत से खाद्य पदार्थ और सब्जियां जो है आयात कर सकता है। लेकिन जिस समय उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया उसके कुछ ही बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा इस बात का खंडन किया गया और कहा गया कि जब तक भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर विवाद को सुलझा नहीं लिया जाता तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच में व्यापारिक रिश्ते जो है सुधर नहीं सकते। तो यहां पर लेखक के द्वारा यह कहा गया है कि शुरुआत में तो यह खबर आई थी कि सरकार बदलने के बाद जो वहां की नई सरकार है वो भारत के साथ बैक चैनल वार्ता में जुटी हुई है।
और यहां पर यह भी बात हो रही है कि किस तरीके से जो दोनों देशों का व्यापार है उसको ठीक किया जाए, उसको खोला जाए। लेकिन जो वहां की घरेलू राजनीति है जिसकी चर्चा यहां पर हुआ है, आप देख सकते हैं यहां पर जो है 3 टॉपिक हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। वो है पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक प्रेशर है, दूसरा जो भारत और पाकिस्तान के लीडर के बीच में जो संबंध है अभी, उसका भी यहां पर चर्चा किया गया है। और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की सरकार ने इस बात का खंडन किया है कि पाकिस्तान की सरकार भारत के साथ बैक चैनल वार्ता में जुटी हुई है या फिर व्यापार को खोलना चाहती है, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो घरेलू राजनीति है उसका देन है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि पाकिस्तान में अभी आगे चल करके आगामी आम चुनाव होने वाले हैं और वहां के चुनावों में भारत और पाकिस्तान का जो रिश्ता है वह एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बनता है और उससे भी बड़ा मुद्दा बनता है कश्मीर का मुद्दा। और कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए वहां की सरकार के द्वारा इस बात को नकारा गया है कि पाकिस्तान भारत के साथ कोई शांति वार्ता कर रहा है या फिर अपने व्यापार को भारत के साथ खोलने के लिए राजी हो गया है। उनका यह कहना है कि जब तक कश्मीर विवाद को सुलझा लिया नहीं जाता है तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रिश्ते हैं वो सामान्य नहीं होंगे। तो यहां पर आपको समझना यह है कि इस एडिटोरियल में यही बताने का प्रयास किया गया है कि जो लीडर इक्वेशन है, यानी कि जो अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं और जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन दोनों लीडर्स के बीच में जो इक्वेशन है, जो एक दोस्ती का माहौल है, उसमें भी आपको कमी दिखाई देती है। यहां पर इसको समझाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिया गया है। यहां पर यह कहा गया है कि 1953 में जब वहां पर मोहम्मद अली बोगरा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, तो उस समय इन दोनों लीडर्स के बीच में कश्मीर विवाद के हल को लेकर के बातचीत हुआ था। आपको ध्यान में रखना है कि मोहम्मद अली बोगरा जो है वह एक बंगाली थे और इसीलिए कहा जाता है कि उनका जो सोच था, उनका जो स्टैंड था कश्मीर को लेकर के, वो पाकिस्तान के जो पंजाबी नेता हैं उनसे काफी कम सख्त था। और इसीलिए इन दोनों लीडर्स ने जो है कश्मीर विवाद के हल को लेकर के एक दूसरे से बातचीत भी किया। आप सभी जानते हैं कि जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो वो एक बहुत ही मजबूत, लोकप्रिय और धर्मनिरपेक्ष नेता के छवि रखते थे और उनके पास ये क्षमता थी कि भले ही भारत में जो सेंटीमेंट हो, जो जनमत हो, वह उसके विरुद्ध भी जाकर के कोई निर्णय ले सकते थे। आपको ध्यान में रखना है कि उस समय भी पाकिस्तान को जो है, यानी कि 1953 की बात हो रही है, उस समय भी पाकिस्तान को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा था और बोगरा और नेहरू के बीच में कश्मीर समस्या के समाधान को लेकर के सहमति भी स्थापित हो चुकी थी। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की घरेलू राजनीति है, कहीं ना कहीं उसके दबाव में बोगरा ने भी इस शांति प्रक्रिया को पूरी तरीके से अमली जामा नहीं पहनाया, यानी कि लागू नहीं किया, जो कि आज के समय में भी होता है। जब भी भारत और पाकिस्तान शांति वार्ता के बहाली के लिए चर्चा करते हैं, चाहे वो बैक चैनल से ही क्यों ना हो, जब भी ये दोनों देश अपने व्यापार को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तब तब वहां की जो घरेलू राजनीति है वह अड़चन बन करके सामने आ जाती है। कभी वहां की सेना जो है इसमें अड़चन बन जाती है, जिसके कारण भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर मुद्दे को लेकर के कोई भी आम सहमति नहीं बन पाता है। लेकिन यहां पर एक बात और कहा गया है कि जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी है, जैसे भारत ने अभी वहां पर जो बाढ़ आया है, ऐसे सिचुएशन में पाकिस्तान को मदद करने की पेशकश किया है, जिसे हम बोलते हैं सॉफ्ट डिप्लोमेसी। तो जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी है वो कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को सुधार सकता है। अगर भारत अभी के टाइम में जब पाकिस्तान बाढ़ से जूझ रहा है, वहां पर अगर पाकिस्तान को मानवीय सहायता प्रदान करता है तो जरूर वहां की जो घरेलू राजनीति है उसमें भी भारत के प्रति जो सोच है उसमें बदलाव आएगा। तो इसको लेकर के भी यहां पे चर्चा किया गया है। तो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 9 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है फंडिंग पब्लिक एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 शिक्षा से जुड़ा हुआ है। तो टॉपिक से ही आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर पब्लिक एजुकेशन की बात की जा रही है, यानी कि सार्वजनिक शिक्षा की बात की जा रही है
और उसके फंडिंग की बात की जा रही है। यहां पर लेखक के द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लोकसभा में एक बहस का जवाब का जिक्र किया गया है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि लोगों को इस विचार को छोड़ देना चाहिए कि विश्वविद्यालय केवल सरकार द्वारा वित्त पोषित किए जाएंगे। अब यहां पर ये जो स्टेटमेंट है, इसी को आधार बना करके ये पूरा का पूरा एडिटोरियल लिखा गया है। अगर हम भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें, तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसमें यह कहा गया था कि सरकार जो है यह कोशिश करेगा कि भारत के सभी लोगों को सार्वजनिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाया जाए। और भारत सरकार ने यह भी आश्वासन दिया था कि जो हमारे सार्वजनिक संस्थान है उनकी स्वायत्तता को भी बढ़ाया जाएगा और सरकार इन संस्थाओं को जो पैसे देती है उसमें भी इजाफा किया जाएगा। लेकिन यहां पर ये जो स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं इसके विपरीत है। हम लोगों ने बार बार ये चर्चाएं की हैं कि बार बार ये कहा जाता है कि भारत को अपनी शिक्षा में कम से कम अपनी जीडीपी का 6% के करीब जो है खर्च करना चाहिए। और ये बात कोई नया नहीं है, आपको ध्यान में रखना है कि 1968 में ही सार्वजनिक शिक्षा पर इस तरह के व्यय की बात कही गई थी। यानी कि 1968 में ही ये बात कहा गया था कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें कम से कम अपने जीडीपी का 6% सार्वजनिक शिक्षा पर खर्च करना होगा। आगे चल करके आने वाली जो नीतियां बनी हमारी शिक्षा जुड़ी हुई, वहां पर भी इस बात को बार बार दोहराया गया कि भारत सरकार को सार्वजनिक शिक्षा पर अपना जो खर्च है उसको बढ़ावा देना चाहिए। और अगर हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करें तो यहां पर भी यह कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारें सार्वजनिक शिक्षा पर निवेश को बढ़ाएंगी ताकि जल्द से जल्द यह जो एक टारगेट रखा गया है कि भारत अपनी जीडीपी का 6% सार्वजनिक शिक्षा पर खर्च करेगा, हम इसे जल्द से जल्द पा सकें। लेकिन अगर हम देखें तो डेटा जो है इसके उलट कहते हैं। यहां पर कोठारी आयोग की चर्चा की गई है, जो एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग था। और कोठारी आयोग ने ही सबसे पहले यह कहा था कि हमें जो है सार्वजनिक शिक्षा पर ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करने चाहिए। और यहां पर जिस तरीके से उच्च शिक्षा की चर्चा हो रही है तो उसके बारे में भी कोठारी आयोग ने यह कहा था कि उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत को अपने सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 2% उच्च शिक्षा पर खर्च करना चाहिए। टोटल एजुकेशन की बात करें तो जीडीपी का 6%, लेकिन अगर हम सिर्फ हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा की बात करते हैं तो उच्च शिक्षा में भी भारत को अपने जीडीपी का 2% कम से कम खर्च करना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें तो केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा उच्च शिक्षा पर, यहां पर किसकी चर्चा हो रही है, उच्च शिक्षा की बात हो रही है, उच्च शिक्षा पर 2010-11 में अपने सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 0.86% खर्च किया जाता था, जो कि घट करके 19-20 में कितना हो गया, मात्र 0.52%। तो यहां पर उच्च शिक्षा को अगर हम देखें तो उच्च शिक्षा पर केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा अपनी जीडीपी का बहुत ही कम पैसा खर्च किया जाता है, कम हिस्सा खर्च किया जाता है। और अगर हम सिर्फ केंद्र की बात करें तो केंद्र के द्वारा भी उच्च शिक्षा पर कम खर्च किया जा रहा है, जिसका डेटा यहां पर दिया गया है। यहां पर यह कहा गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा उच्च शिक्षा पर 2010-11 में सकल घरेलू उत्पाद का 0.33% खर्च किया जा रहा था, जो कि 2019-20 में घट करके मात्र 0.16% रह गया। तो कोठारी आयोग ने यह कहा था कि कम से कम जीडीपी का 2% उच्च शिक्षा पर खर्च करना चाहिए, लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो हम इससे काफी पीछे हैं। हम 1% भी जो है उच्च शिक्षा पर खर्च नहीं करते हैं अपनी जीडीपी का। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो उच्च शिक्षा है उसका निजीकरण बहुत ही तेजी से हुआ है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि अगर आज किसी बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए अगर आप कॉलेज में भेजते हैं तो वहां पर आपको बहुत ही ज्यादा फीस देना पड़ता है। तो यहां पर निजीकरण का जो परिणाम है उसको लेकर के भी काफी इंपॉर्टेंट चर्चा किया गया है और कहा गया है कि उच्च शिक्षा की अगर हम बात करें, सिर्फ उच्च शिक्षा की बात करें, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे जो है प्राइवेट कॉलेज खुले हुए हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जहां पर फीस बहुत ही ज्यादा है। और अगर हम ये सोचेंगे
कि माता पिता या छात्र बैंक से उधार लेकर के या फिर उनके पास जो बचत होती है उससे जो है आसानी से अपने बच्चों की उच्च शिक्षा को पा सकते हैं, उस पर खर्च कर सकते हैं, तो यह भारतीय संदर्भ में पूरी तरीके से गलत है। अगर हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें तो उसमें यह कहा गया था कि सरकार यह प्रयास करेगा कि 2035 तक उच्च शिक्षा में जो नामांकन है वो लगभग दोगुना हो जाए। लेकिन आप सभी को यह ध्यान में रखना है कि जिस तरीके से उच्च शिक्षा में जो फीस है वो बढ़ा है, उससे यह हुआ है कि जो अमीर लोग हैं, जिनके पास पैसा है, जिसे हम बोलते हैं अभिजात वर्ग, जो संपन्न वर्ग है, उनके बच्चे तो उच्च शिक्षा ले रहे हैं। वहां पर पहले से ही जो सकल नामांकन है वो 100% से ज्यादा है। यानी कि अगर हम ये चाहते हैं कि उच्च शिक्षा में सकल नामांकन को बढ़ाया जाए, डबल किया जाए, तो यहां पर यह वृद्धि तभी हो सकती है जब सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े समूह है उनका जो नामांकन है वह उच्च शिक्षा में बढ़े। लेकिन चूंकि वहां पर निजीकरण बहुत ही ज्यादा है, फीस बहुत ही ज्यादा है, तो हम ये समझ सकते हैं कि जो गरीब लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वे जाकर के उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकें। तो भारत सरकार का ये जो सपना है कि 2035 तक उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन में जो नामांकन है उसे दुगुना करना है, यह तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग जो हैं वह उच्च शिक्षा में अपना नामांकन ना कराएं। आप सभी को पता होगा कि भारत में जो 62.5% आबादी है उसको गरीबी से बचाने के लिए हम जो है उन्हें मुफ्त में राशन उपलब्ध कराते हैं। तो आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये लोग जिनके पास खाने के लिए नहीं है वह उच्च शिक्षा के लिए अपने बचाए हुए पैसे को खर्च करेंगे या फिर बैंकों से लोन लेंगे। यहां पर सबसे अंतिम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई लेखक के द्वारा। यहां पर लेखक के द्वारा यह कहा गया है कि आने वाले समय में अगर हम हमारे देश के युवाओं के उच्च शिक्षा पर खर्च नहीं करेंगे तो जो हमारा सपना है कि हमारी इकोनॉमी 2.8 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर के 5 ट्रिलियन डॉलर हो जाए, यह जो है नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि जब तक हम अपने बच्चों को अच्छी उच्च शिक्षा नहीं देंगे, उन्हें कौशल नहीं सिखाएंगे, तब तक हमारी अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी होना बहुत ही मुश्किल है। तो यहां पर यह भी समझाने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से जो उच्च शिक्षा है वो हमारे देश के विकास के लिए भी बहुत जरूरी है। और अगर सरकार ये कहती है कि जो हमारे कॉलेजेस हैं उनको खुद ब खुद अपने पैसे इकट्ठे करने चाहिए, अपने रिसोर्सेज का उपयोग करना चाहिए, तो ये गलत बात है। क्योंकि अगर सरकार उच्च शिक्षा में या फिर शिक्षा में सरकारी व्यय को नहीं बढ़ाता है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस देश में जिन्हें स्कूल नसीब नहीं होगा, उच्च शिक्षा नसीब नहीं होगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर उठाया गया है जिसको कि आपको ध्यान से समझना है। आइए एक और न्यूज की हम यहां पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 10 पर एक्सप्लेनर आया जिसका शीर्षक है सीट बेल्ट, हेड रेस्ट्रेंट एंड सेफ्टी रेगुलेशन, और ये टॉपिक समान अध्ययन 3 विज्ञान प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टाटा सन्स के जो पूर्व चेयरमैन हैं साइरस पी मिस्त्री, उनका जो है रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया है। और उसके बाद से ही रोड सेफ्टी को लेकर के, खास करके सीट बेल्ट नहीं बांधने को लेकर के काफी चर्चाएं हो रही हैं। क्योंकि यहां पर ऐसा कहा जा रहा है कि साइरस मिस्त्री ने जो कि कार के पीछे बैठे हुए थे, उन्होंने सीट बेल्ट नहीं बांधा था। अब यहां पर इसको लेकर के बहुत सारी चर्चाएं की गई हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि रोड सेफ्टी को लेकर के भारत में किस तरह के नियम है। बस इसको आपको यहां पर ध्यान से पढ़ लेना है। अगर हम बात करें 3 पॉइंट सीट बेल्ट की तो यहां पर एक जानकारी दी गई है जिसको कि आप लोग नोट कर लेंगे। जैसे यहां पर बताया गया है कि जो 3 पॉइंट सीट बेल्ट है उसका जो आविष्कार है वो 1959 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? एक स्वीडिश इंजीनियर निल्स बोहलिन के द्वारा किया गया था। और वोल्वो में जो है सबसे पहली बार इसे जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। और अगर हम देखें तो यह जो 3 पॉइंट सीट बेल्ट है वह यात्रियों की सुरक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और अगर हम सड़क परिवहन मंत्रालय के एक डेटा को देखते हैं जिसमें उन्होंने ये कहा था कि 2017 के दौरान
सीट बेल्ट का इस्तेमाल न करने के कारण हमारे देश में लगभग 26,896 लोगों की जान चली गई थी और इनमें जो है 16,876 क्या थे, यात्री थे। यानी कि कहीं ना कहीं जो छोटे यात्री वाहन होते हैं वहां पर इन नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, जिनके कारण जो यात्री हैं उनकी ज्यादा मृत्यु रोड एक्सीडेंट में होता है, क्योंकि ये यात्री सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और इन्हीं सबको देखते हुए 2022 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा एक मसौदा अधिसूचना जारी किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि जो M1 श्रेणी के वाहन हैं उन सभी वाहनों में 3 पॉइंट सीट बेल्ट प्रदान किया जाएगा। अब ये M1 श्रेणी के वाहन क्या हैं, आपको ध्यान में रखना है कि ये छोटे वाहन होते हैं जो कि यात्रियों की ढुलाई के लिए उपयोग की जाते हैं और इसमें ड्राइवर की सीट के अलावा 8 से ज्यादा सीटें नहीं होती हैं। कह सकते हैं जो छोटे यात्री वाहन होते हैं वहां पर यह अनिवार्य किया गया था कि इन वाहनों में 3 पॉइंट सीट बेल्ट दिया जाएगा। तो इसको आपको ध्यान से नोट कर लेना है। इसके अलावा जो केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 है, उनका जो नियम 138(3) है, उसमें भी यह कहा गया है कि जो पीछे यात्री बैठते हैं, चाहे वह कार हो पर्सनल या फिर जो यात्री वाहन हो, उन्हें जो है सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है। तो यहां पर यह नियम है जिसका कि पालन हमारे देश में नहीं किया जाता। इसके अलावा की धारा 194(b)(1) में यह कहा गया है कि अगर चालक और यात्री सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं तो उनसे 1,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है, वसूला जा सकता है। तो ये जो नियम है सीट बेल्ट को लेकर के, उसको आपको जरूर यहां पर नोट डाउन कर लेना है। आइए अब इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉफ्ट डिप्लोमेसी में भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत का दरवाजा खोलने की क्षमता है, इस पर आपको चर्चा करना है। तो सबसे पहले आपको यह समझाना है किस तरीके से भारत और पाकिस्तान का जो घरेलू राजनीति है, जो वहां पर जो डोमेस्टिक प्रेशर है, उसके कारण कभी कभी भारत और पाकिस्तान जो बैकडोर से शांति वार्ता करते हैं उसको भी स्वीकार नहीं करते हैं। और अगर भारत और पाकिस्तान को अपने रिश्तों को सुधारना है, अपने व्यापारिक रिश्तों को ठीक करना है, तो कहीं ना कहीं हमें सॉफ्ट डिप्लोमेसी का सहारा लेना पड़ेगा। सॉफ्ट डिप्लोमेसी का मतलब क्या है कि जैसे पाकिस्तान में अभी बाढ़ आया है तो भारत के द्वारा वहां के लोगों को खाद्यापूर्ति की गई, दवाएं भेजी गई। तो एक तरीके से पाकिस्तान के लोगों के मन में जो भारत के प्रति घृणा है उसे यहां पर कम किया जा सकता है, जिसके कारण भारत और पाकिस्तान भी आगे चल करके शांति वार्ता कर सकते हैं, अपने मुद्दों को सुलझा सकते हैं। तो इसी को लेकर के आपको यहां पर चर्चा करना है। आइए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है, समान आकार की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भी शिक्षा पर भारत का व्यय निराशाजनक रूप से कम लगता है, इस कथन का विश्लेषण करें। तो यहां पर उच्च शिक्षा की बात हो रही है। मैंने आपको यहां पर बहुत सारे पॉइंट बताए हैं। कोठारी आयोग की आप चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये डेटा दे सकते हैं किस तरीके से ये कहा गया है कि जीडीपी का 6% कम से कम हमें शिक्षा पर खर्च करना है, और अगर हम उच्च शिक्षा की बात करें तो जीडीपी का कम से कम 2%। लेकिन वहां पर डेटा दिया गया है कि हमारी सरकारें जो हैं 2% छोड़ दो, 1% से भी कम जो है खर्च करती हैं किस पर, हमारी शिक्षा पर। तो वो सारे डेटा जो है आप यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं यह बताने के लिए कि किस तरीके से भारत का जो व्यय है उच्च शिक्षा पर और शिक्षा पर वो काफी निराशाजनक है। तो आशा करता हूं कि आप सभी को आज का यह समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप लोग इनको जरूर रिवाइज करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।